गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्लास 10 में आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। पहले आप बता दूं कि ये जो चैप्टर है इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है दैट विल बी असेस्ड इन योर पीरियोडिक एग्जाम्स ओनली एंड इट्स मैथ वर्क विल बी इंक्लूडेड इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, तो जो थ्योरी की स्टडी करनी है वो आपने अपने पीरियोडिक एग्ज़ाम के बेसिस पे ही करनी है, जिसमें तो इस चैप्टर में हम जो बेसिक चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ मिनरल्स, व्हाट आर द मिनरल्स। देन हम बात करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स, हाउ द मिनरल्स आर अकर्ड एंड उसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको एक एक करके स्टडी करेंगे और कहाँ कहाँ पे ये मिनरल्स अवेलेबल होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मिनरल्स। अगर हम बात करें मिनरल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में मिनरल्स को हम हर जगह पे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। इवन मिनरल्स तो आप सबको पता है कि इवन हम अपने खाने में भी मिनरल्स का यूज़ होता है। ओके, हमारी जो ज़िंदगी है, जैसे अवर लाइफ प्रोसेसेस कैनॉट अकर विदाउट मिनरल्स, ऑल्दो our mineral intake represents only about 0.3%। मीन्स जो भी हम खाना खाते हैं बेशक उसमें मिनरल्स की मात्रा सिर्फ 0.3% होती है, लेकिन विदाउट मिनरल्स जो बाकी 99.7% फूड स्टफ होता है उसको हम सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर सकते विदाउट द यूज़ ऑफ मिनरल्स। और उसके अलावा मिनरल्स हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ, बसें, कारें, हमारे घर की हर चीज़, टीवी, बेड, चेयर, मैक्सिमम जो चीज़ें आजकल हम डेली मीन्स इन अवर डेली लाइफ कहीं ना कहीं हम हर रोज़ मिनरल्स का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। ओके, so minerals means these are minerals are as a homogeneous naturally occurring substance. These are minerals are naturally occurring substance with a definable internal structure. Okay, so जो minerals हैं these are found in varied forms in nature. Means nature में minerals अलग अलग forms में मिलते हैं। All minerals are not same, डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट रेंज में। देखिए जैसे कि मिनरल्स हार्डेस्ट डायमंड के रूप में जैसे हीरा है, हार्ड से हार्ड फॉर्म में भी हमें मिलता है, और मिनरल्स सॉफ्टेस्ट फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे पाउडर है, टैक बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में भी होता है। सो ये मिनरल्स अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत वेरिएशंस होते हैं इनकी वैरायटी में। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें रॉक्स की, रॉक्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। जो रॉक्स हैं मेनली दीज आर फॉर्म्ड विद द मिनरल्स। सम रॉक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल मिनरल से बनते हैं, और बहुत सारे और अदर्स जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ रॉक्स हैं दीज कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग proportions. Okay, although over 2000 minerals have been identified, only a few are abundantly found in most of the rocks. Okay, अगर हम बात करें मिनरल्स के बारे में, जियोग्राफर्स की स्टडी के बारे में बात करें, तो जो जियोग्राफर्स स्टडी minerals as part of the earth's crust for a better understanding of landforms. The distribution of mineral resources and associated economic activities are of interest to geographers. A geologist, however, is interested in the formation of minerals, their age, physical and chemical composition. Let's talk about the occurrence of minerals. Means जो minerals हैं कैसे निकलते हैं, how do we found these minerals? Basically, these minerals are found in ores. Now question is, what is ore? The term ore is used to describe an accumulation of any mineral mixed with other elements. The mineral content of the ore must be sufficient concentration to make its extraction commercially viable.
the type of formation or structure in which they are found determines the relative ease with which mineral ores may be mined. ओके, जनरली अलग अलग फॉर्म्स में, जिन फॉर्म्स में मिनरल्स मिलते हैं उनकी हम बात करते हैं. इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन दी क्रैक्स. जो इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उनकी क्रैक्स में, क्रिविसेस में, फॉल्ट्स में या जॉइंट्स में हमें मिनरल्स मिलते हैं. द स्मॉलर अक्रेंस जो होती है दैट इज कॉल्ड वीन्स एंड द लार्जर अक्रेंस इज कॉल्ड लोड्स. ओके, ऐसे ही इन द सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स. दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेपोजिशन, accumulation and concentration in horizontal strata. Coal and some other forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure. Okay. Another group of sedimentary mineral include gypsum, potash salt, sodium salt. They are formed as a result of evaporation, especially in arid regions. Another mode of formation of involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituent, leaving a residual mass of weathered material containing ores. Bauxite is formed this way. Let's talk about the classification of minerals. So minerals can be classified into three types: metallic, non-metallic, energy minerals. When we talk about metallic minerals, this is very important. Many questions are asked from this part. So metallic minerals are divided into three parts. Number one is ferrous minerals, non-ferrous minerals, and third one is precious. Ferrous minerals are the minerals those contain iron ore, manganese and nickel, cobalt, etc. And non-ferrous minerals are the minerals those contain those do not contain ferrous. For example, copper, lead, tin, bauxite, etc. अगर कुछ प्रीशियस मिनरल्स की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा ये सब आते हैं. और इसके अलावा जो नॉन मेटालिक होते हैं, जिनमें मेटल्स नहीं होते हैं, उनमें माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, इस तरह के मिनरल्स होते हैं. और एनर्जी मिनरल्स में स्पेशली आ जाते हैं. एनर्जी मिनरल्स जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोज आर यूज टू क्रिएट एनर्जी. इनमें आते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, और इनकी अक्रेंस की अगर हम बात करें, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो एलोवियल डिपॉजिट्स में, जैसे सैंड वैलीज फ्लोर्स हैं या बेस हैं हिल्स के, वहाँ पे भी मिलते हैं, जिनको प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं. जनरली दिस कंटेन्स मिनरल्स विच आर नॉट करोडेड बाय वाटर. जैसे गोल्ड, सिल्वर, टीन एंड प्लैटिनम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स. उसके अलावा जो मिनरल्स हैं, दीज आर फाउंड in the ocean waters, contain vast quantities of minerals, but most of these are too widely diffused to be of economic significance. Okay. उसके बाद जो minerals हैं उनकी जो different types है, एक एक करके उनके बारे में बताया गया है. जैसे कि ferrous minerals के बारे में बताया गया. I already told you ferrous minerals are the minerals those contain ferrous. Okay, ferrous minerals account for about 3/4 of the total value of production of metallic minerals. They provide a strong base for the development of metallurgical industries. India exports substantial quantities of ferrous minerals after meeting her internal demands. Ferrous minerals में जो iron ore जो most important है, अगर हम उसकी बात करें तो ये जो iron ore है basic mineral है. ये जो iron ore है, this is the basic mineral and also known as the backbone of industrial development. जो iron ores है, this is the backbone of industrial development. जैसे India is endowed with fairly abundant resources of iron ore. India is rich in good quality of iron ores. जैसे magnetite की अगर हम बात करें, मैं highlight कर रहा हूँ, note down this. Magnetite is the best, is the finest iron ore with the very high content of iron up to 70%. It has excellent magnetic qualities, especially valuable in the electrical industry. उसके बाद अगर हम बात करें हेमेटाइट की, हेमेटाइट ore is the most important industrial iron ore in terms of the quantity used, but has a slightly lower iron content than magnetite, 50 to 60%. Okay,
आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं मैंगनीज की। अच्छा, इंडिया में कहाँ कहाँ पे ये हैं वो ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो है, ओके, इट इंक्लूड्स द स्टेट्स गोवा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे आयरन ओर काफ़ी मिलती है, काफ़ी मात्रा में। उसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग जगहें हैं जहाँ पे ये मिनरल्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज मैंगनीज। रुकिए, अभी आयरन ओर का रहता है। उसके अलावा जो आयरन ओर है ओडिशा झारखंड बेल्ट, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, दिस इज आयरन ओर माइन इन ओडिशा। हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बेदामपहर माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स। In the adjoining Singhbhum district of Jharkhand, hematite iron ore is mined in Goa and Noamudi. ओके, और उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट जगह हैं, मैप में ये पूछा जा सकता है। फिर है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन द छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड इन द फेमस बायलाडिला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। उसके बाद बल्लारी, चित्रदुर्गा, ये जो है कर्नाटका में है। ये वाली आयरन ओर्स कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी one of the largest iron ore, okay, in the world. The ore is transported as slurry through a, यहाँ भी इस लाइन को ज़रा अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हो सकता है। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलुरु। ओके, सो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है, इट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे आयरन ओर काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज मैंगनीज। इट इज़ मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैंगनीज एलॉय। यहाँ पे इसका यूज होता है। नियरली 10 किलोग्राम ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। 1 टन स्टील में 10 किलो मैंगनीज का यूज होता है। ओके, इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। ओके, यहाँ पे इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो दिखाई गई है। नॉन फेरस मिनरल्स की अगर हम बात करें तो अगर उनकी हम बात करें, इसमें आ जाते हैं कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड। इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। यहाँ पे इस मैप को ज़रा अच्छे से सबने स्टडी करना है, बिकॉज मैप वर्क विल बी इवेल्युएटेड इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, यहाँ पे जैसे आयरन ओर फील्ड्स किस तरह से शो किया गया है, आयरन ओर माइंस को कैसे ट्रायंगल में दिखाया गया है। ओके, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, ये सब है। कॉपर की बात करें, इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, बीइंग मॉलेबल, ductile and a good conductor. Copper is mainly used in electrical cables. कॉपर का यूज कहाँ पे होता है? मेनली इलेक्ट्रिकल केबल्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है और केमिकल इंडस्ट्री में होता है। बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेत्री माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान और झारखंड लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर के। नेक्स्ट इज बॉक्साइट। ओके, बॉक्साइट, though several ores contain aluminium, it is from bauxite. जो एल्यूमिनियम का यूज आज हर जगह पे इतना ज़्यादा होता है, that comes from bauxite. Okay, so a clay-like substance होता है that alumina and later aluminium is obtained, जिसमें से एल्यूमिनियम ऑब्टेन किया जाता है। ज़्यादातर अगर हम इसकी बात करें, it is an important metal because it combines the strength of metals. जैसे आयरन में इसको मिक्स करके, इसको आयरन में मिक्स करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, तभी तो स्टील बनती है। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू, माइकॉल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, यहाँ पे है। उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अगर हम बात करें तो उसमें माइका,
It is a main mineral made up of series of plates or leaves. It splits easily into thin sheets. These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet of a few centimeters high. ओके, मेनली जो माइका की डिपॉजिट्स हैं नॉर्दर्न, जो स्पेशली ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, कोडरमा गया, हजारीबाग बेल्ट को झारखंड, यहाँ पे मेनली मिलती हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अजमेर वाला जो इलाका है वहाँ मिलती हैं, और नेल्लोर माइका बेल्ट, जस्ट वेट, नेल्लोर माइका बेल्ट है आंध्र प्रदेश में जो है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। फिर हम बात करेंगे रॉक मिनरल्स की, जैसे लाइमस्टोन है, ठीक है, लाइमस्टोन है। इट इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। लाइमस्टोन इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। कहाँ इसका यूज़ होता है लाइमस्टोन का? सीमेंट इंडस्ट्री में। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे माइंस के बारे में जो भी न्यूज़ हैं वो आप देख सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। कॉन्जर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ये जो मिनरल्स हैं इनकी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर आप देखो पेट्रोलियम है, कितनी ज़्यादा इनकी इम्पॉर्टेंस है। आयरन जो है, आयरन ओर्स हैं, इतनी इम्पॉर्टेंस है कि ये हमारी इंडस्ट्री की बैकबोन है। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, दीज आर द मेन most important, these plays most important role in our country's economy. But these days we should use these minerals very carefully so that these minerals can be conserved. There are different ways to conserve the minerals. हमें उन सब तरीकों को ध्यान में रखते हुए इनका मैक्सिमम जो है केयरफुली यूज करना चाहिए इन मिनरल्स का। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज की। देखिए, अगर हम आज के समय में बात करें एनर्जी, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़। इट इज़ नीडेड, खाना बनाना है, लाइट के लिए हीट क्रिएट करनी है, व्हीकल्स को चलाना है, मशीनरीज को चलाना है, इंडस्ट्री को चलाना है, एवरीवेयर इट इज़ ओनली एनर्जी रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड। एनर्जी रिसोर्सेज में जो मिनरल्स एनर्जी जो है, these can be generated from fuel minerals, जिनमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, ठीक है, ये सब आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ जाती हैं। these can be classified as, अब ध्यान से सुनिए, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, these can be classified as conventional एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं? जो हम पुराने ट्रेडिशनल सोर्सेज को जैसे यूज़ करते थे एनर्जी क्रिएट करने के लिए, जैसे फायरवुड है, लकड़ियाँ जला के, कैटल डंग जलाते थे, ठीक है। उसके अलावा जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सब इसको नोट करेंगे। कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइडल एंड थर्मल। उसके अलावा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, दीज इंक्लूड सोलर, विंड, tidal, geothermal, biogas, atomic energy. Okay, firewood and cattle dung cake are most common in rural areas, and according to one estimate, more than 70% energy requirement in rural households is met by these two. Continuation of these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area. Okay, सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। इन इंडिया कोल इज़ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स, और अगर उसकी एग्जांपल देनी हो तो कोल उसमें से आता है। ओके, कोल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इट इज़ यूज टू जनरेट द एनर्जी। कोल को यूज़ करके हमारे कंट्री में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जैसे एनटीपीसी है। एनटीपीसी इंडिया गवर्नमेंट के अंडर आता है, और बहुत सारे प्राइवेट ऐसे कोल को यूज़ करके भी एनर्जी क्रिएट की जाती है। थर्मल पावर प्लांट्स हैं बहुत सारे।
Okay. So coal is formed due to the compression of plant material over millions of years. Coal therefore is found in variety of forms depending on the degrees of compression. Okay. तो अगर हम कोल की बात करें, इट हैज़ डिफरेंट वराइटीज़. कौन कौन सी वराइटीज़ होती हैं, कौन सी सबसे अच्छी वराइटीज़ होती हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ओके. जैसे लिग्नाइट. लिग्नाइट इज़ अ लो ग्रेड ब्राउन कोल which is soft with high moisture content. The principal lignite reserves are in Neyveli in Tamil. अब देखिए लिग्नाइट मिलता कहाँ पे है, मैप में आपसे पूछा जा सकता है. लिग्नाइट जो है, दिस रिजर्व्स इज अवेलेबल इन नेवेली इन तमिलनाडु. ओके. These are used for generation of electricity. Okay, the coal that has been buried deep and subjected to increased temperature is bitumens. Bitumen coals, it is the most popular coal. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए which is the most popular coal, that is bitumens. Okay, metallurgical coal is high grade bituminous coal which has a special value for smelting iron in blast furnaces. और उसके अलावा जो एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल. ओके. तो अगर हम भारत में इसकी बात करें, काफ़ी समय से ये कोल अवेलेबल है. कब से? ज़मीन के नीचे, जो आज भी हमें मिलता है. और स्पेशली दामोदर वैली जो है, दामोदर वैली वाला जो एरिया है वेस्ट बंगाल, उस एरिया में. अब यहाँ पे मैप में भी आप देख सकते हो वेयर आर द कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स. ओके, ये सब मैप में से आप स्टडी कर सकते हैं. और कोल की अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ पे झरिया, रानीगंज, बोकारो, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स. ठीक है. रिवर्स कौन से हैं यहाँ पे? गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैलीज, दे ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स. ओके. And tertiary coal occur in the northern eastern states of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh and Nagaland. And remember, coal is a bulky material which loses weight on use as it is reduced to ash. Hence, heavy industries and thermal power stations are located on or near the coal fields. Now let's talk about the petroleum. So petroleum or mineral oil is the next major energy source in India. अगर हम बात करें तो ये हमें हीट, लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स, मशीनरी सब चलाना, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है. इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है. अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, जो पेट्रोलियम डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं करते, जहाँ से भी मिलता है, वी ब्रिंग इट टू द रिफाइनरीज. ठीक है. जो रिफाइनरीज है, दीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द नोडल इंडस्ट्रीज, दीज आर द रिफाइनरीज. क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम या अदर्स यूज़ करके उसमें बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स को निकाला जाता है. अगर हम बात करें, पेट्रोलियम भारत में बहुत सारी जगहों पे मिलता है, जैसे कि मुंबई हाई, बॉम्बे हाई के नाम से भी जाना जाता है इसको, गुजरात, असम. दीज आर द मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया. ओके. मैप में आप इसको देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ये जगह अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं ये. अंकलेश्वर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात. असम इज़ द ओल्डेस्ट oil producing state of India. Digboi, Naharkatia and Moran Hujrijan are the important oil fields in the state. Next is natural gas, which is very important. Clean energy source है. This is found in the association with or without petroleum. नेचुरल गैस को पेट्रोलियम के साथ या अलग से भी यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. ठीक है. सो नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल. तो इसको याद रखिए, विच फ्यूल इज नोन एज एनवायरनमेंट फ्रेंडली? इट इज़ नेचुरल गैस, बिकॉज लो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वहाँ पे उसका मिनिमम यूज़ होता है. लो कार्बन डाइऑक्साइड, उसका कम से कम यूज़ होता है. लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिलती हैं. अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट द रिजर्व्स ऑफ द मुंबई हाई एंड एलाइड फील्ड्स आर सप्लीमेंटेड बाय फील्ड्स इन द गल्फ ऑफ कैम्बे. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एरियाज हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस. उसके अलावा 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स Mumbai High and Basin with the fertilizer, power and industrial complexes in western and northern India.
सो याद देखना, आपने ध्यान रखना है कि कौन सा मिनरल, कौन से जो मेटल्स हैं कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, व्हाट इज़ द लोकेशन। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के समय में। ओके, हर जगह पे इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस करने के लिए आप सब जानते हैं कि हाइडल पावर स्टेशंस बनाए जाते हैं रनिंग वाटर को एक जगह पे, जैसे कि हमारे डैम्स हैं भारत में, जहाँ जहाँ पे भी डैम्स हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, नदियों का पानी एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है, बहुत ऊंचा जब बड़ा बांध बनाया जाता है और ऊंचाई से पानी को नीचे गिराया जाता है, एंड एट दैट प्लेस अलग अलग जो वहाँ पे कंबाइंस हैं, मशीनें लगी हुई होती हैं, जब पानी उसके ऊपर गिरता है देन दोज मशीन्स मूव, घूमती हैं, जो कंबाइंस होती हैं, टर्बाइंस नॉट कंबाइंस, दीज आर द टर्बाइंस, जब ये घूमती हैं देन दीज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वायर्स जनरेटर्स में प्रिजर्व कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ केबल्स तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग जगहों में पहुँचाया जाता है। दिस इज़ द हाइडल पावर, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी इनको बोला जाता है, जितने भी बांध हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगल है, ठीक है, दामोदर वैली, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग बांध हैं, जैसे कि हीराकुड बांध है, टिहरी डैम है, अलग अलग जगहों पे बनाए गए हैं। इनका मेन पर्पस यही होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बट उसके अलावा इसके पानी को इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, टूरिज़्म के लिए भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारे कामों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, जिसकी वजह से इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इस यहाँ से आप चेक कर सकते हो इस मैप से कि न्यूक्लियर या थर्मल पावर स्टेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, इंडिया की किस किस जगह पे लोकेटेड हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। अगर हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जैसे कि हमने पढ़ा है न्यूक्लियर और एटोमेटिक, एटोमेटिक नहीं एटॉमिक एनर्जी। ओके, सो जो एटॉमिक एनर्जी होती है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। Okay, so when such an alteration is made, much energy is released in the form of heat, and this is used to generate electric power. Uranium and thorium, which are available in Jharkhand and the Aravalli ranges of Rajasthan, these are used for generating atomic or nuclear power. ओके, इसके अलावा जो मोनेजाइट सैंड्स केरला के हैं वहाँ पे भी थोरियम काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा बात करेंगे सोलर एनर्जी की। इंडिया तो आप सब जानते हैं कि सोलर एनर्जी के लिए बहुत फेमस है, बिकॉज दिस इज़ लोकेटेड ऑन द इक्वेटर एंड इन दी ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल कंट्री है, जिसकी वजह से यहाँ पे सोलर एनर्जी के लिए बहुत सूटेबल है, बिकॉज सनलाइट यहाँ पे डायरेक्टली पड़ती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है। सोलर प्लांट्स के लिए बहुत सूटेबल है, जिसकी वजह से मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है या एनर्जी जो है जनरेट की जा सकती है सोलर एनर्जी के ज़रिए। नेक्स्ट है विंड पावर। जिन जगहों पे खूब विंड्स चलती हैं, स्पेशली जो हमारे एरिड रीजन्स हैं, राजस्थान, गुजरात, ये वाले इलाके, यहाँ इन जगहों में काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पे जो विंड है उसको यूज़ किया जा सकता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। ओके, जैसे तमिलनाडु है, नागरकोइल, मदुराई, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, दे हैव इम्पॉर्टेंट विंड फार्म्स। Nagarcoil and Jaisalmer are well known for effective use of wind energy in the country. So wind mills आप इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद है बायोगैस, श्रब्स, फार्म वेस्ट। ये देखिए, जहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, फार्मिंग होती है, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वहाँ पे जो श्रब्स हैं, फार्म्स वेस्ट है, एनिमल या ह्यूमन वेस्ट है, दीज आर यूज्ड to produce biogas for domestic consumption in rural areas. So decomposition of organic matter yields gas which has higher thermal efficiency in comparison to kerosene, dung cake and charcoal. Biogas plants are set up at municipal, cooperative and individual level. तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। The plants using cattle dung are known as gobar gas plants in rural India. These provide twin benefits to the farmer in the form of energy and improved quality of manure. Biogas is by far the most
efficient use of cattle dungs. It improves the quality of manure and also prevents the loss of trees and manure due to burning of fuel, wood and cow dung cakes. ओके सो उसके अलावा हम टाइडल एनर्जी की बात करें, जैसे कि नाम से क्लियर है, दीज कैन बी अवेलेबल ओनली ऑन द कोस्टल एरियाज, जहाँ पे समुद्र की लहरें आती हैं, पानी काफ़ी तेज़ी से आता है, तो वहाँ पे समुद्र की लहरें या टाइड्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए अगर हम बात करें गल्फ ऑफ खम्बत एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, on the western coast and Gangetic Delta and Sundarban regions of West Bengal, these provide ideal conditions for utilizing tidal energy. उसके अलावा बात करें जियोथर्मल एनर्जी, आज के समय में जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है, स्पेशली इन द हिली एरियाज लाइक हिमाचल प्रदेश एंड अदर हिली स्टेट्स, दिस कैन बी यूज्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियो ये धरती के अंदर की जो हीट है, आपने बहुत जगह पे देखा है कि गर्म पानी के चश्मे मिलते हैं हिली एरियाज में बहुत सारी जगहों पे, तो उसको यूज़ किया जा सकता है, उस हीट को यूज़ किया जा सकता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। ओके जियोथर्मल एनर्जी जनरेट करने के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। ओके जैसे हाई टेम्परेचर्स होता है काफ़ी गहराई में, ग्राउंड वाटर इन द सच एरियाज एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट, सो इट इज़ सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सर्फेस इट टर्न्स इनटू स्टीम, सो दिस स्टीम इज़ यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर ऐसी हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में सबने सुना होगा मणिकरण की, वहाँ पे पार्वती वैली है, फेमस हिल स्टेशन है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो पार्वती वैली जहाँ पे मणिकर्ण है हिमाचल प्रदेश में, रिलीजियस प्लेस भी है, वहाँ पे बहुत सारे हॉट वाटर के स्प्रिंग मिलते हैं, वहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी जनरेट की जा रही है। उसके अलावा जो भी हमने बात किया कि जितने भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कन्वेंशनल है नॉन कन्वेंशनल है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर every human beings and also for the country and its economy, so we should use it very carefully, we need to use it very carefully so that it can be conserved, ताकि हम अपनी कंट्री की और भी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकें। उनको ध्यान से यूज़ करने की ज़रूरत है। सो इन दिस वे आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस वीडियो को सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और उसी के बेसिस पे MCQs और ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे करेंगे। ओके इसके जो क्वेश्चंस हैं इनको सब बच्चे अपनी नोटबुक पे करेंगे, बिकॉज दीज विल बी इवेल्युएटेड, दीज विल कम इन द पीरियोडिक एग्जाम्स, बट इट्स मैप वर्क। जैसे कुछ डैम्स हैं, जो मिनरल्स जहाँ जहाँ जो जो अवेलेबल हैं, तो वो मैप वर्क जो है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। सो स्टडी इट केयरफुली, मैप के काम पे और ज़्यादा डीपली फोकस करने की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप बाद में मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, क्लास में डिस्कस कर सकते हो अगर कोई भी क्वेरी है। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, एक्सरसाइज सब कर लेना, ठीक है।